Hey guys, welcome back to the channel Science Studio, and I am Ritika Chavda. So we were discussing about ray optics. Till now we have discussed few things about lenses and refraction, reflection, and now we are going to discuss more about lenses. And these are some basic things, and then we'll further proceed how to make the diagrams for the convex or the concave spherical refracting surfaces. That we'll see later on. बट कुछ बेसिक टर्म्स ऐसी हैं लेंसेज के बारे में, वो हमें पढ़नी है अभी. वो जनरल सी टर्म्स है, सबको आई होप सबको मालूम भी है. बट वो करने के बाद जो हमारे रूल्स थे उसको हम थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इमेजेस को लेंसेज के थ्रू फॉर्म करते थे. एंड देन वील मूव ऑन टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस. उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हम डिस्कस करेंगे आज. सो गाइस, पहली बात, अगर मैं लेंसेज की बात करूं तो लेंस में पहला अगर कन्वेक्स लेंस देखें या कनकेव लेंस देखें तो वी हैव अ प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvatures of the two surfaces of a lens. As we know, this is the first refracting surfaces and this is the second refracting surfaces. So इन दोनों lenses के बीच में से, इन दोनों refracting surfaces के बीच में से straight line pass करती हुई, this is known as principal axis. ठीक है. And what is optical center? Basically जो lens का center होता है, ठीक है, वो optical center होता है. It is the center point of the lens. And what do you mean by principal focus? Principal focus. Okay. It is a point on the principal axis at which all the rays parallel to the principal axis meet after passing through the lens. So say we have a convex lens. इस diagram को अगर देखें, we have a convex lens, and if we draw parallel lines passing through this convex lens, they all merge or they converge at a point known as focus after being refracted from the lens. So ये वाला जो point है, basically this is known as the focus of the convex or any lens. Okay. What is focal length? तो focal length क्या है? It is basically the distance between the focus and the optical center. Okay. तो very easy it is. बट इस पे हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे भी नहीं बिकॉज ये बहुत ही जनरल सी टर्म्स हैं. और अपर्चर क्या होता है किसी भी लेंस का? इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस. तो बेसिकली जितना पोर्शन, सी दिस इज द अपर्चर. मैं आप लोग को थोड़ा लेंस से समझाने की कोशिश करूंगी अपर्चर का क्या मतलब है. वी हैव दिस एज अपर्चर. अगर मैं इस लेंस को बड़ा कर दूं, then we'll say we have a larger aperture. Basically जितनी भी आपकी लेंस से रिफ्रैक्शन it takes place, जितनी बड़ी लेंथ होगी, जितनी बड़ी कर्व होगी या आर्क होगी, उतना बड़ा अपर्चर होगा. The effective width of the lens, you can say in other words, from which the refraction takes place, वो अपर्चर है. अगर मैं छोटा लेंस लूंगी, ऑब्वियसली बात है उसका जो कर्व है या फिर आर्क है या फिर थिकनेस है वो कम होगी, तो इसका अपर्चर छोटा होगा. ठीक है. और रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द लेंस. तो फटाफट से एक बार रूल्स देख लेते हैं क्या होते थे. तो कन्वेक्स लेंस की बात करें तो अगर इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. सो इफ द लाइन इज पैरेलल, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू और पासेस थ्रू द फोकस. ठीक है, वो फोकस से पास कर जाती है. एंड इफ द लाइन इज स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो वो कुछ भी आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ भी अपना डायरेक्शन या पाथ चेंज नहीं करती, वो स्ट्रेट एज इट इज पास कर जाती है कन्वेक्स लेंस के थ्रू. एंड इफ द लाइन इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है, अगर लाइन जो है फोकस से होती हुई आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन it becomes parallel to the principal axis. This is the opposite case with this. So first and third, they are just the opposite cases. हमें मालूम ही है कि अगर parallel होगी principal axis के तो focus में से पास करेगी after refraction. और in third case, if अगर वो focus में से पास करी होगी तो वो parallel हो जाएगी after refraction. This is all about convex lens के rules. And concave lens के रूल्स भी देख लेते हैं. सेम है, कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा वर्चुअल इमेजेस की बात आ जाती है.
हाँ, कनकेव लेंस जो होता है, आई होप सबको याद है, कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। डाइवर्जिंग से मैंने बताया था, डाइवर्ज मीन्स कि जो इमेज जो हमारी कर्व है या फिर जो हमारी रे है वो डाइवर्ज हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है। कन्वर्ज होने की जगह, कन्वर्ज मीन्स मिलना और डाइवर्ज मीन्स अलग हो जाना, सेपरेट आउट हो जाना। तो इफ सपोज मेरे पास कोई रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो आ रही है कनकेव लेंस के ऊपर, तो जो मेरा रिफ्रैक्टिंग रे होगी बेसिकली इट विल डाइवर्ज, कहीं मीट करने की बजाय इट विल डाइवर्ज अवे फ्रॉम दिस लेंस एंड इट विल अपीयर एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। एक्चुअली ये फोकस से नहीं आ रही होती है, बट हम ये लाइन डॉटेड इसीलिए ही बनाते हैं बिकॉज ऐसा लगता है कि ये लाइन जो है ना फोकस से आ रही है हमारे पास। ठीक है, सो ये एक मतलब कि इमेज बनाने के लिए एक बेसिक सा आपके पास रे डायग्राम है। उसके बाद सेम केस सेकंड वाला जो कन्वेक्स में था कि अगर जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन सेम होकर पास होकर चली जाएगी स्ट्रेट लाइन। एंड थर्ड वन इज आई गेस द सेम एज द फर्स्ट वन, उसमें कुछ नहीं है। इफ सपोज अगर आप दूसरी साइड से भी देखो, से दिस वाज द फर्स्ट साइड, ये लेफ्ट वाली साइड, अब हम राइट वाली साइड से देखें, अगर कोई रे आ रही है, ठीक है, और किसी एंगल पे आ रही है जैसे कन्वेक्स में था, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये हम वर्चुअली अगर इमेज बनानी हो तो हम इसको फोकस के साथ मीट कर देंगे ताकि हम इमेजेस बना सकें। एंड 12th में इतना इमेजेस वगैरह बनाने के रूल्स के बारे में नहीं है, मतलब कि जो हमारे काफी सारे केसेस होते हैं, आई गेस 5 to 6 केसेस की इमेजेस कैसे कैसे बनेंगी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है ऑब्जेक्ट या फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है, तो बहुत सारे केसेस हैं। आई होप आप लोग को इतना बताने की जरूरत है नहीं, आप खुद से देख सकते हो बिकॉज इनका ज्यादा यूज है भी नहीं। अगर होता तो आई वुड टेल यू आफ्टर सम टाइम, बट इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आई गेस हमारे पास। सो हमारा आज का मेन टॉपिक है अबाउट द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। स्फेरिकल हो, रिफ्रैक्टिंग हो, ऐसा कोई सरफेस जो कि स्फेरिकल भी हो, रिफ्रैक्टिंग हो, ऐसे सरफेस को हम SRS बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस क्या होते हैं? दे आर द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस whose curved path is the part of a sphere. It means ये है, if I have a sphere, say you can see I have a sphere in red color, I have a sphere, ठीक है, एंड इसके अंदर से अगर मैं कुछ पार्ट काट लूं, इसके अंदर से मैं कोई ये वाला इतना पोर्शन कट कर लूं और इस पोर्शन को यूज करके मैं एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस बना दूं which looks like this. Okay, so इतने पोर्शन से मैंने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाया और ये वाला जो मेरे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा दैट विल बी नोन एज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बिकॉज इसका जो पोर्शन मैंने काटा है दैट रिजेंबल्स टू अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो जिसका भी जो कर्व है या आर्क है वो बाहर की तरफ बेंड हुआ है, दैट इज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। और अगर इफ आई टॉक अबाउट कनकेव रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, तो मैंने ऐसे ही एक स्फीयर लिया और उसका कुछ पार्ट जो है अगर मैं काट दूं, ये वाला पार्ट अगर मैं काट दूं और उसके साथ मिलके एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस बना दूं, इनको जोड़ के। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कनकेव रिफ्रैक्टिंग सर्फेस बिकॉज इसका जो आर्क है वो अंदर को है, मीन्स डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज नोन एज concave refracting surface and we will see how these are important और इनसे हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये टॉपिक हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम इनके नेचर को देखने वाले हैं कि हाउ अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और अ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस वुड फॉर्म द इमेजेस। ठीक है, जैसे कि हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में पढ़ के आए कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, से फोकस पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी। बहुत सारे केसेस किए ताकि हम उसके नेचर को देख पाए। ऐसे हम जो सर्फेसेस हैं, ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, उनके नेचर को देखने के लिए हम इनकी इमेजेस, इनसे ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पर रखकर देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है। सो गाइज, रिफ्रैक्शन देखने के लिए कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है कन्वेक्स या फिर कनकेव सर्फेसेस से, स्फेरिकल सर्फेसेस से, हमें ये देखना होगा पहले कि कुछ एजम्पशंस हम उससे पहले लेते हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखनी होती है। पहली बात, द ऑब्जेक्ट लाइन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। से गाइस, इसका ये मतलब है अगर हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस होता था
जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट है, से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होता था, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे डिनोट करते थे, ठीक है, फिर कुछ इमेज बनाते थे, और कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो कुछ इमेज ऐसे बन जाती थी। तो बेसिकली यहाँ जो हम इमेजेस फॉर्म करेंगे, यहाँ जो हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं इन द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस, वहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कुछ हम लेंथ नहीं दिखाते हैं उसकी, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो ये मेन पॉइंट है इसमें कि उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील करते हैं। ओके, सेकेंड है द अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस इज वेरी स्मॉल। अब स्मॉल अपर्चर से अभी हम अपर्चर की बात करके आए, इतना लार्ज अपर्चर नहीं होगा, बहुत मतलब कि हम कुछ देख के नहीं बता सकते कितना लार्ज, बट हम इन जनरल बहुत स्मॉल अपर्चर्स के रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस लेते हैं, ठीक है। और उसका कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वैल्यू है अपर्चर कितना होना चाहिए, बट यू कैन सर्च आउट कि क्या वैल्यूज होती हैं। और थर्ड पॉइंट है कि इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिंग रेज मेक स्मॉल एंगल्स with the principal axis. Incident and the refracting rays make the small angle with the principal axis. तो इसका क्या मतलब है, मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा इस पॉइंट को पढ़ के, बट हमें अगर किसी को नहीं भी पॉइंट समझ में आए तो नो इश्यूज, हम जब आगे डायग्राम्स वगैरह करेंगे तो हम इसको अप्लाई भी करने वाले हैं, तो आई गेस ये चीज आगे भी क्लियर हो जाएगी। बट स्टिल मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को। से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर मैं किसी भी वहां से कोई भी लाइट रे को इंसिडेंट कराती हूँ इस रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस पे, सो बेसिकली जो ये एंगल बनाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो भी एंगल बनाएगी, से अल्फा बीटा गामा जो भी एंगल बनाएगी, दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वो एंगल्स बहुत ही स्मॉल होंगे। तो हम आगे इसका यूज देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करेंगे और ये पॉइंट हमारे किस काम का है। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। Now we will see that how we can form an image using a convex refracting surface, ठीक है। देखो मेरे पास कन्वेक्स, सिंस इसका जो फेस है वो कन्वेक्स लेंस को जो है रिजेंबल कर रहा है, तो इट इज अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ा है तो मैं ये देखने वाली हूँ कि मैं इसके साथ मिलके इमेज कैसे बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ हमने साइन कन्वेंशंस का भी ध्यान रखना है, तो कुछ लाइंस जो हैं आपको टॉपिक शुरू होने से पहले लिखनी है, कुछ मेंशन करना है। वो क्या करना है, पहली बात तो हमें वी विल से दैट वी विल कंसीडर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, से कन्वेक्स और कनकेव के भी आगे केसेस देखेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। एंड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, से ऑब्जेक्ट का नाम O दिया है मैंने, तो ऑब्जेक्ट O है वो बेसिकली रेयर मीडियम में पड़ा है। एंड सिंस ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस है तो ग्लास का बना होगा, तो ग्लास तो ऑब्वियस ही बात है, ग्लास तो डेंस ही होगा एयर से, ठीक है। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है हमारे पास वो डेंसर है, और जो एयर है वो हमारे पास रेयर मीडियम है यहाँ पर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में बना है, पड़ा हुआ है, और जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या है, दैट अ रे ऑफ लाइट, अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट लेके जानी, इंसिडेंट करानी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। सो एज यू ऑल कैन सी कि मैंने एक रे ऑफ लाइट जो है लेके गए हैं हम ऐसे, और ये अब क्या होगा, रिफ्रैक्ट होने से पहले हम कुछ छोटा सा काम करते हैं कि पहली बात नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हम लेंस में करते थे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे टू द सरफेस, सो दैट वी कैन सी कि रेयर से जब डेंसर में जाएगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो हमें पता है कि नॉर्मल के टुवर्ड्स जाती है रे की, नॉर्मल के अवे। सो वी नो दैट रेयर से डेंस में जब रे जाती है, इंसिडेंट रे, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो गाइस, हमें जो नॉर्मल है वो बनाना किसके ऊपर है, दिस सरफेस, ठीक है, ये जो सरफेस है कर्व सरफेस। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, से ये जो सरफेस है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, उसका कुछ सेंटर भी होगा जिसको हम सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है ये बात। एंड इफ इसका कुछ सेंटर सी है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर कुछ नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं, से पॉइंट पी के ऊपर मुझे
नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मुझे पॉइंट ए के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, इसको ए ही नाम दे देते हैं, ए के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो फर्स्टली व्हाट आई विल डू इज कि इसके ऊपर एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए पॉइंट को जोड़ दूं, दैट इज बेसिकली रेडियस जोड़ दूं, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि जो भी सेंटर से उस पॉइंट तक लाइन होगी दैट विल एक्ट एज अ नॉर्मल टू दैट सरफेस। सो द केस इज सेम हेयर ऑल्सो कि अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है इस ए पॉइंट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगी, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी जो कि आप देख पा रहे हो एज इन द फॉर्म ऑफ n-c1, ठीक है। वो करने के बाद मैंने क्या किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल जो रे लाइट है वो है AI बेंड हो गई है, और सिंस एक जो है हमें इमेज बनाने के लिए दो रेस को आपस में इंटरसेक्ट कराना होता है, सो द सेकेंड रे पासिस नॉर्मल टू द सर्फेस एज वी नो दैट, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है बेसिकली उसके रूल्स में एक रूल ये भी है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से या फिर जो पोल से डायरेक्ट पास कर जाएगी, जो भी नॉर्मल होगी बेसिकली इस सरफेस की, वो परपेंडिकुलर ही सीधी डायरेक्ट पास कर जाएगी और वो मीट करेगी से I2 पे मीट करेगी, जो हम पॉइंट देख पा रहे हैं ये, सॉरी I पे मीट करेगी और यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन μ1, μ2 एंड U, V एंड R, एंड हम देखेंगे कि हम क्या रिलेशन डिराइव कर सकते हैं बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ2 एंड μ1, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं अब। सो गाइस, पहला स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है हर चीज को, हमें रिलेशन डिराइव करना है। तो स्टेप 1 स्टेप्स में याद रखना है। पहला स्टेप ये है कि हमें I और R दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बेसिकली आप देख पा रहे हो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ही सिंपल सी बात है ये तो। अब इनका रिलेशन निकालने के लिए हमें इफ सपोज हम यूज करते हैं ट्राइंगल OAC, इफ यू लुक एट ट्राइंगल O, ओके, A एंड C1 दैट इज C1 बेसिकली, और इसके अंदर अगर हम ASP लगाएं तो क्या होगा, दिस एंगल इज अल्फा, this angle is alpha, okay, and this angle is gamma. So what about this angle? ये एंगल कौन सा बना, बेसिकली this angle is 180 minus I or not? Yes, this angle is 180 minus I. क्यों? Because n-c1 is a normal. So if this angle, if angle OAN' जो है वो I के बराबर है, तो बचा हुआ एंगल किसके बराबर हुआ, 180 माइनस I के बराबर हुआ, और ये हम एज ASP अप्लाई कर सकते हैं इन ट्राइंगल OAC। सो इट मीन्स दैट अल्फा प्लस में 180 माइनस I प्लस में गामा जो है वो 180 के बराबर है। इट मीन्स जो यहाँ से I की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी अल्फा प्लस में गामा, बेसिकली दैट इज आवर रिलेशन 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें R के लिए ऐसा सेम रिलेशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कोई और ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर हम ASP लगा सकते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल IAC अगर हम बात करें, IAC1, वेयर इज I, वी हैव I, दिस इज I, ठीक है, A एंड C1। आई होप यू कैन लोकेट दिस ट्राइंगल I, A एंड C1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें ASP लगानी है, और इट मीन्स दैट एंगल R प्लस में जो I के साथ बन रहा है वो है बीटा, प्लस में जो C1 के ऊपर बन रहा है दैट इज 180 माइनस में गामा इज इक्वल टू 180 के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो 180 से 180 कैंसिल, सो R की वैल्यू यहाँ से आ गई गामा माइनस में बीटा, ठीक है। R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इट इज द सेकेंड रिलेशन वी हैव डिराइव्ड, ओके। सो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने I और R के लिए ASP लगाकर रिलेशन निकाला है, ऐसे ही हमें अल्फा, बीटा और गामा के लिए भी कुछ करना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा, दैट इज इंक्लूडेड इन स्टेप नंबर 2, ठीक है। वो स्टेप नंबर 2 है। ऐसे स्टेप्स में याद रखिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इफ सपोज आई से कि जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी इस ट्राइंगल में से, अगर हम देखें
तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। ट्राइंगल ANO में से अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू देखूंगी तो दैट विल बी AN अपॉन में NO। ठीक है ये बात, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया अभी, मैंने ये किया कि tan अल्फा की वैल्यू मैंने लिख ली, दैट इज AN अपॉन में NO। ठीक है, एंड AN इज बेसिकली नथिंग, AN को हम ऐसे छोड़ देते हैं और NO को हम PO लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इफ वी नो दैट जो PN डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एज अ रीजन कि AN को हमने PO, AN अपॉन में NO को हमने AN अपॉन PO की बराबर इसलिए डाल दिया बिकॉज अगर PN या फिर NP जो है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, तो AN अपॉन में PO में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको। बेसिकली AN अपॉन PO में PO क्या है, अगर देखा जाए P से O तक जो ये डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली U। ठीक है, और U भी नहीं, रादर आई विल से दैट इज माइनस U बिकॉज साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। जो भी रेज या जो भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के अपोजिट होंगे दैट विल बी इन माइनस, बिकॉज वी नो दैट द इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट से राइट। ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट मीन्स जो भी डिस्टेंसेस दैट इज PO अगर हमने अभी मेजर किया है तो दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो हम उसको माइनस में लेंगे। दैट अब हमने क्या निकाला, tan अल्फा की वैल्यू आ गई है। हाँ, अगर मैं यूं कहूं कि ये जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा दैट आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, इट मीन्स एट वेरी स्मॉल एंगल्स देयर इज अ रिजल्ट दैट एट वेरी स्मॉल एंगल्स से थीटा, tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो tan ऑफ 0 इज 0, that is the angle itself. Sine of 0 is 0, the angle itself. That is at very very small angles, अगर हम 0 के नीचे भी चले जाएं तो भी हम ये पाएंगे that at very very small angles जो sine और tan है basically of that angle becomes या फिर answers that angle only। ठीक है, तो 0 के बराबर आता है at least। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि tan अल्फा जो है अल्फा के बराबर है if अल्फा is a very small angle। ऐसे ही अगर मैं tan बीटा की वैल्यू निकालूं, जैसे कि मैंने tan अल्फा की वैल्यू निकाली है, तो कैसे निकाल सकती हूं मैं, वो मैं ऐसे निकाल सकती हूं कि ट्राइंगल ANI में देखते हैं tan बीटा की वैल्यू क्या है, तो दैट इज AN अपॉन में NI, और NI को मैं क्या लिख सकती हूँ, बेसिकली PI के बराबर है इफ PN इज वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी। सो AN अपॉन में NI को मैं लिखती हूँ AN अपॉन में PI, बिकॉज ये मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जो PI है वो बेसिकली मुझे एक लेंथ देने वाला है जो कि इमेज डिस्टेंस है। अदरवाइज NI को यूज करने का कोई और फायदा नहीं है बिकॉज NI डजंट सिग्निफाई एनी डिस्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए मैं PN को बार बार उसके साथ ऐड करके कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू दे पा रही हूँ जिससे कि हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। ठीक है ये बात। सो बेसिकली tan beta is equals to AN upon में NI, that can be written as AN upon में PO is equals to AN upon में V। अब this is basically PI। ठीक है, और अब V क्यों लिखा है इसको, बेसिकली हमें मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है PI दैट इज इक्विवेलेंट टू V। ऐसे ही अगर मैं जो ट्राइंगल है उसमें से tan गामा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनती है, सो tan गामा फ्रॉम हेयर इज AN अपॉन में NC1 या फिर AN अपॉन में PC1 भी लिख सकते हैं हम इसको। गामा इज इक्वल्स टू AN अपॉन में NC एंड AN अपॉन में PC को अब हम AN अपॉन में R लिख सकते हैं। क्यों, बिकॉज जो PC डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर रहा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो P से C तक जाएंगे, तो P से C तक जब जाएंगे तब हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे, और जो R है वो पॉजिटिव लिया जाएगा ना कि नेगेटिव। ठीक है, U सिर्फ नेगेटिव इसलिए लिया बिकॉज हम P से O जा रहे थे, नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। अब हम P से पहली बात कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है P से करना है। सो गाइज ये तो था सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 दैट वी हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ
Snell's law at A. Okay, we will see that how we will apply Snell's law at A. Okay, so going back to the screen, हाँ, अब Snell's law लगाना है at A. वो कैसे लगेगा? साइन आई अपॉन में साइन आर का रेशियो जो होता है वो बेसिकली जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बराबर आता है, उसके रेशियोज के बराबर। तो बेसिकली अगर मैं साइन आई अपॉन में साइन आर लिखूं एट ए तो किसके बराबर आएगा? म्यू टू अपॉन में म्यू वन के बराबर आएगा। ठीक है, एंड अभी मैंने बताया कि साइन आई और साइन आर बेसिकली अगर आई और आर बहुत स्मॉल एंगल्स हैं विच आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, तो साइन आई और साइन आर किसके बराबर होगा? आई और आर के बराबर हो जाएगा। साइन जो है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा एट स्मॉल एंगल्स, सो वो म्यू टू बाय म्यू वन के बराबर है। इट मीन्स आई ऑफ म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू आर। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशन नीचे कर लेते हैं। वी नो दैट आई इंटू म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू आर। अब जो आई की वैल्यू है ऊपर निकाली थी उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करें, दैट इज अल्फा प्लस में गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू अल्फा माइनस में बीटा, गामा माइनस में बीटा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। म्यू वन के साथ ओपन कर लो यार, इसको कुछ भी नहीं करना है, मैथ से सिंपल। म्यू टू गामा माइनस में म्यू टू बीटा। अब हम जो भी गामा बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल के आए हैं उसको इक्वेट कर दो, बिकॉज ये टैन गामा बेसिकली गामा के बराबर है, टैन बीटा जो है वो बीटा के बराबर है। ऐसी अगर मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखूं यहाँ पर तो दैट इज बेसिकली, वो करने से पहले आप एक और काम कर सकते हो। वो काम क्या है? दैट जो गामा वाली टर्म्स है उसको एक साइड ले जाओ। म्यू वन अल्फा प्लस में म्यू टू बीटा इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन गामा। तो गामा कॉमन भी आ रहा है इसमें से, तो ले लो लगे हाथ। म्यू वन इंटू में ए एन अपॉन में माइनस यू जो कि मैंने अल्फा की वैल्यू पुट की है, प्लस में म्यू टू ए एन अपॉन में वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन ए एन अपॉन में आर। बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर से वैल्यूज पुट किया। आई होप आपने साथ साथ नोट किया होगा, तो आपको ये वैल्यूज जो है समझ में आ रही होंगी मैंने क्या पुट की। तो ए एन कैंसिल हो रहा है इसमें से। ठीक है, सो वी आर गेटिंग म्यू वन अपॉन में माइनस यू प्लस में म्यू टू अपॉन में वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। सो गाइस दिस इज द रिजल्ट टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, ये रिजल्ट हमें रिमेम्बर करना है और यही हमारा फाइनल रिजल्ट भी है, दैट वी हैव कम टू अ रिलेशन। जब हम किसके बीच में रिलेशन डिराइव कर चुके हैं? म्यू वन म्यू टू यू वी एंड आर। ठीक है, सो दिस इज द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। ठीक है, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम, एंड वी आर डूइंग द केस ऑफ कन्वेक्स SRS। ठीक है, तो दिस इज द केस फॉर दिस। अभी कन्वेक्स का एक और केस आएगा, ऐसे ही कनकेव के भी 2 केस आएंगे, एंड यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज एज वेल। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।